ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज एक और बहुत ही चमकता हुआ सितारा, जिसने अपनी मादरे दज़का से मोहब्बत की एक बहुत अनूठी और खूबसूरत मिसाल पेश की है। ये कॉफ़ी टेबल बुक्स डिस्कवरिंग एएमयू, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है और आप हैं जनाब आतिफ हनीफ साहब। आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ लखनऊ में मुकीम हैं और ब्रांड और मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। आतिफ, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड यू आर वेरी वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका मुजीब भाई कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और इस गुफ्तगू का मौका दिया। तो उम्मीद है कि हम लोगों की जो अगली गुफ्तगू आधा घंटे या जितने वक्त भी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए अलीगढ़ के हवाले से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आतिफ, मैं आपके ये किताब को मैं पढ़ रहा था और बहुत ही दिलचस्प चीज़ें मुझे आपके बारे में पता चली कि 10+2 साइंस स्ट्रीम से, बीए उर्दू, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, और फिर मार्केटिंग एमबीए। इतनी डाइवर्स चॉइसेस क्यों? क्या किस चीज़ की तलाश थी? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। कुछ इसमें प्लानिंग भी थी और कुछ इत्तेफाक भी था। हुआ ये कि जैसे कि आपने बताया, मेरा लखनऊ से ताल्लुक़ है। कॉल्विन कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया और अच्छा स्टूडेंट कह सकता हूँ क्योंकि डिस्टिंक्शन वगैरह थी और बचपने से ख्वाब था डॉक्टर बनने का। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त आगे आया और जब हाई स्कूल की जो बायोलॉजी पढ़ी तो ये फैसला किया कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। और फिर हम मैथ्स में आ गए, पीसीएम में। और ये 1992 का साल था जिस साल पहली बार अलीगढ़ में 11 के लिए टेस्ट हुआ। इससे पहले मेरिट पे होता था। तो अल्लाह के शुक्र से पहली लिस्ट में हो गया और पीसीएम में मैंने एडमिशन लिया और हॉस्टल में गए, मुमताज़ हॉस्टल में। और जाहिर है मुमताज़ हॉस्टल, सर सैयद हॉल और ये सब जो इलाके हैं, जो पुराने हॉस्टल्स हैं, उसमें बड़ा अदबी कल्चर पहले भी था और आज भी है। तो वो 2 साल में बहुत, जिसको कहते हैं अलीगढ़ के रंग में जो है रच बस गया। लिटरेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमेशा से मेरा फेवरेट एरिया रहा। और उसके बाद 2 साल में मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग मुझे नहीं करनी। और फिर मैंने बड़ा फैसला लेते हुए बीए में एडमिशन लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। आपने उर्दू कहा ना, उसमें छोटा सा एक वाकया और ऐड करते हैं। देखिए, अलीगढ़ के ढाबे बहुत मशहूर हैं और इस पे हर आदमी बात करता है। और ढाबे खाली चाय या खाने के लिए नहीं है। हमारे एक सीनियर रूम पार्टनर थे जो आजकल दुबई में, नजमुल हसन साहब, उनका एक वाकया है कि वो हम लोग बैठे थे तो उन्होंने पूछा, मैं करीब 1 महीना क्लास कर चुका था। उन्होंने पूछा, तुमने अंग्रेजी क्यों ली है? मैंने कहा बस इसलिए कि थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, लिखने पढ़ने में काम आएगी, बोलने में। तो उन्होंने कहा नहीं, जितनी आनी चाहिए अल्लाह के शुक्र से हाई स्कूल तक आ गई है, तुम ऐसा करो फारसी ले लो। तो हमने कहा नहीं, फारसी तो मुझे नहीं आती है। तो कहने लगे अच्छा उर्दू कितनी आती है? हमने कहा भाई टूटी फूटी आती है। तो कहने लगे उर्दू ले लो, ये तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। तो उस दिन मुझे याद है कैफे दिफूज पे हम लोग बैठे, 2-3 चाय के राउंड्स हुए। मेरे ख्याल से कम 2 घंटा उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैं कन्विंस हो गया। फिर 1 महीने में इंग्लिश के क्लास कर चुका था जाके, फिर मैंने उर्दू में अपने आप को, उस सब्जेक्ट को चेंज किया। और 3 साल मुझे वाकई बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वजह ये थी क्योंकि उतनी उर्दू आती नहीं थी और वो जो हमारे साथ में स्टूडेंट्स थे, बैचमेट्स थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। तो वो 3 साल वाकई उर्दू पे बड़ी मेहनत करी। और फिर जैसा कि आपने बताया भी कि एमबीए में ट्राई किया, पहली अटेम्प्ट में उसमें भी हो गया। तो ये अलग अलग 3 फैकल्टीज जो हैं उसमें मैं रहा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर आपको, इसलिए कि उर्दू जो है वो अब हम लोगों की जनरेशन में हमने ये देखा है कि उर्दू चूंकि अब प्रोफेशनल किसी उससे एसोसिएटेड नहीं है। इवन सिविल सर्विसेज से सुना है मुझे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एज अ सब्जेक्ट वहां से भी हटा दी गई है। तो मतलब वो यकीनी तौर के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग उनका एक कोई पॉइंट रहा होगा जिससे आप मुतमईन हुए और आपने जो है ये फैसला किया। तो क्या चीज ऐसी थी जिससे आपको ये लगा कि हाँ साहब मुझे उर्दू पढ़नी चाहिए? 2-3 वजह थी। क्योंकि देखिए, जब मैं ह्यूमैनिटीज में गया तो क्योंकि हिस्ट्री का मुझे हमेशा से शौक था, मैंने हिस्ट्री ली, पॉलिटिकल साइंस ली। और जाहिर है जब कोई साइंस से ह्यूमैनिटीज में जाता है तो उसका मकसद जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट होता है। कॉम्पिटिशन्स भी नज़र में थे लेकिन वो बड़ा रीज़न नहीं था। बड़ा रीज़न ये था कि ह्यूमैनिटीज को मुझे वाकई पढ़ने का शौक था।
क्योंकि मैं फोर्स्ड वाले बीए नहीं कर रहा था, मैं शौक वाला बीए जो है वो मैंने किया। तो उनका ये सजेशन था कि अगर इसमें आए हो तो उर्दू समझो, और अलीगढ़ में अगर आ रहे हो तो अलीगढ़ से, मेरा भी मानना है, खैर इस बात को मैं लोगों से भी मैसेज देना चाहूंगा कि अलीगढ़ से अगर आपने बीए किया और अगर ये 2 सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े, हिस्ट्री और उर्दू, तो शायद आपका बीए जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो अलीगढ़ का कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल है, उर्दू में और हिस्ट्री में। बाकी का भी है, लेकिन इन 2 को मैं कहूंगा कि सरे फहरिस्त है। अच्छा, तो आतिफ ये तो आपने बताया, लेकिन आपका कोई बैकग्राउंड था उर्दू का, कोई अपना, सिवाय इसके कि लखनऊ का आपका जो बचपन है लखनऊ में, और स्कूलिंग के दौरान उर्दू पढ़ी थी आपने, या सिर्फ अलीगढ़ में ही जाके स्टार्ट? जी भाई, बिल्कुल नहीं था, जीरो बैकग्राउंड था। और जैसा कि लखनऊ के हवाले से थोड़ी बहुत आती थी, और उस वक्त 90s वगैरह में खत वगैरह लिखने का कॉन्सेप्ट था, घर में जो मौलवी साहब आते थे, तो वो एक टूटी फूटी थी। मतलब जब मैं बताऊं आपको, सुन के शायद हंसी भी आई, जब मैं बीए पहुंच गया तो पढ़ तो लेता था, लेकिन जब लिखने की बारी आती थी, और जाहिर है आपको टेस्ट है या कुछ भी लिखना है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये सीन होगा कि स्वाद होगा कि से होगा कि शीन होगा। इसको सोचने में कभी कभी फंस जाते थे, तो अल्टीमेटली हमें उस वर्ड को बदलना पड़ता था अगर फंस जाते थे, क्योंकि अगर गलत लिख देंगे तो वो भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम समर लिख रहे हैं और समर नहीं समझ में आ रहा है, तो जाहिर है फिर आप कुछ और उसका दूसरा लफ्ज ले लीजिए। तो वो मेहनत थी, मतलब, और उसमें मैं आज भी कहूंगा कि वो अलीगढ़ का कंट्रीब्यूशन है। और अलीगढ़ में अगर वो 3 साल मैंने बीए ना किए होते तो शायद ये रास्ता मुझे कभी नहीं दिखता। अच्छा, और उसके अलावा फिर जब तक आपने ग्रेजुएशन तक उर्दू नहीं पढ़ी थी, और ग्रेजुएशन में भी हिज्जे कर करके आपने जो है वो उर्दू पढ़ी, उसके बाद आपके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि आपको हजारों अशार जो है वो याद है। ये क्या खुदादाद सलाहियत है, या इस पर भी मेहनत करी आपने? ये भी मैं कहूँगा, इसमें भी अलीगढ़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हॉस्टल में पहले मैं मुमताज़ में था, बाद में आफ्ताब हॉस्टल चला गया। वहाँ कुछ बहुत सीनियर्स थे, तो जब बात होती थी और मैं ये अपनी परेशानी बताता था कि मुझे उर्दू नहीं आती, तो उनका बड़ा अच्छा लोगों ने सजेशन दिया कि शायरी पढ़ना शुरू कर दो और एक अच्छी लुगत ले आओ। तो मैं शमशाद में एजुकेशन बुक हाउस में गया, वहाँ से मैं लुगत लाया, और जितने शायर हैं, गालिब और इकबाल और मीर से लेके आज भी मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो 100, 150, 200 इन सब शुरा कराम के दीवान मौजूद हैं। तो वो पढ़ते थे, और उसमें फ़ायदा क्या होता था कि कोई ऐसा अल्फाज या हर्फ या कुछ मिलते थे, लफ्ज़ मिलते थे, तो वो मतलब जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा आसान है। अब जैसे आपको कहीं अंजुमन आया, तो आपने अंजुमन अगर लुगत में देख लिया तो फिर आपको वो जो है याद हो जाता है, और उसकी स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। तो अब आप फंसेंगे नहीं कि वो ऐन है कि अलिफ है, अंजुमन आपको किससे लिखना है। तो वो शायरी से इसलिए मैंने शुरू किया, और ज़ाहिर है जब पढ़ना शुरू किया तो फिर वो काफ़ी चीज़ें उसमें आसानी भी होती चली गई, और वो कुछ खुदा की, जिसको कहने की खुदादाती जो आपने कहा, कि वो याद हो जाता है। और उसकी भी खैर एक टेक्नीक है, वो भी मैंने अलीगढ़ से सीखी कि वो याद कैसे होता है। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे अशार जो हैं वो, जिसको हम चाहते हैं, वो ज़हन में जाके वो बैठ जाते हैं, जिसको कहना चाहिए हार्ड डिस्क में, मेमोरी में वो चले जाते हैं। शायरी जो है वो अमूमन स्टूडेंट लाइफ में एक बिल्कुल उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। आदमी जो है वो जी यानी इश्क की कामयाबी या नाकामयाबी जी के, जी और आपने शुरुआत करी गालिब और इकबाल से, जी। तो बड़ी बात है ये। उसकी एक वजह मुजीब भाई ये भी थी कि ये सब कोर्स में थे। मैं अच्छा। आज भी, मुझे याद है, सर अब्बास साहब उर्दू में बहुत बड़ा नाम है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी उनकी किताबें हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो इकबाल मेरे कोर्स में थे। अब वहाँ जब कोर्स में थे तो तशरीह लिखना है मैं, तो वो उस शेर का क्या मतलब है, कैसे वो अल्फाज हैं, उसके पीछे क्या पस मंजर है। तो मतलब आज भी मैं कितने मुझे ऐसे अशार याद हैं कि अगर वो जो हमें क्लास में डिस्कशन होता था, और बाद में खैर उनके साथ में अलग भी बहुत बैठा, आज भी असगर अब्बास साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, और फ़ोन पे बात होती है, मिलने भी जब जाते हैं, तो वो सब अलीगढ़ की देन है। मैं अगर एक सेंटेंस में इसको सम अप करना चाहूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलीगढ़ की देन है। माशाल्लाह। अच्छा आतिफ, फिर इस किताब के बारे में बात करते हैं। ये इट्स एन अमेजिंग बुक, आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दिस। ये इस दौर में जबकि ये समझ लीजिए कि ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, और हर चीज आपके हाथ में है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली किताबें पढ़ी भी कम जा रही हैं और छप भी कम रही हैं। तो इस किताब के लिए आप
आपकी क्या मोटिवेशन थी और इसके लिए आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, ये किताब मैंने तकरीबन इस पे 2 साल काम किया, और उससे पहले भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 92 से मैं, क्योंकि लिटरेरी और कल्चरल माहौल में अलीगढ़ मुझे बहुत मुतासिर हुआ, और उस वक्त से मेरे पास आज भी वहाँ की मैगजीन्स, लेटर्स, पुरानी किताबें, वो सब कलेक्शन आज भी मौजूद है। तो मैं मुस्तकिल अलीगढ़ को पढ़ता रहता था, और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इंस्पायर करता था उस वक्त से लेके आज तक भी जो है। फिर ये धीरे धीरे मामला बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और ये जब अभी रिसेंटली ये आया आपका सेंटिनरी की जब बातचीत शुरू हुई, तो उसमें ये चीज़ मुझे दिखी कि हर तरफ एक नया सा जोश दिखना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी को लेके। जैसे मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ में मेरी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे हर तरफ सेंटिनरी को लेके फेसबुक, सोशल मीडिया सब मतलब भरा पड़ा था। लेकिन जब मैं किसी से इंटरेक्ट करता था, तो मैंने ये देखा कि लोगों को बुनियादी तारीखें नहीं पता है। हम्म। 17 अक्टूबर तो ज़रूर पता है, सर सैयद डे, लेकिन सर सैयद साहब की वफ़ात कब हुई, शायद आज भी लोग नहीं बता पाएँगे। या और भी बहुत सारी तारीखें हैं कि मदरसतुल उलूम कब बना है, मेयो कॉलेज कब बना, और तमाम चीज़ों की क्या तारीख है, क्या पस-मंज़र है। तो मुझे उस वक़्त ये लगा कि नहीं, ये चीज़ कहीं न कहीं कायदे से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि देखिए मुजीब भाई, अलीगढ़ पे बहुत लिखा गया है, सर सैयद ने खुद लिखा है, और उसके बाद से उनके रुफ़क़ा ने लिखा है, स्कॉलर्स ने लिखा है, मतलब ये सिलसिला चल रहा है, और इंशाअल्लाह हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब मुश्किल ये है, जैसे आपने खुद ही कहा कि अब लोगों में पढ़ने लिखने का जो शौक है वो कम होता चला जा रहा है। अब अगर आपको कोई चीज़ पे मालूमात चाहिए, तो ज़ाहिर है बहुत किताबें हैं, वो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, रेयर सेक्शन में मौजूद है, आप कैसे उसको ढूँढेंगे? और सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि हमारा अलीगढ़ मूवमेंट का कम से कम 90% जो किताबें या कंटेंट है, बल्कि 90% से भी और ज़्यादा, वो उर्दू में है। अब हमारी जो नस्ल आ रही है उसको उर्दू आती नहीं है। मतलब इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं है, और सब इस पे इत्तेफ़ाक करेंगे कि उनको उर्दू आ नहीं रही है, तो उन तक वो बात पहुँचेगी कैसे? और मैं इसका एक बैकग्राउंड बताऊँ, छोटा-सा वाक़या है, आप भी शायद इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि हम जिस भी दौर के हों, जैसे मैं 90s में थे, आप शायद थोड़ा सीनियर हैं हमसे, तो हर आदमी ये कहता है कि हमारे वक़्त का अलीगढ़ बहुत अच्छा था, हम्म। वो डिक्लाइन हो गया, ये हर आदमी ये कहता है। तो मेरा एक सवाल है कि भई, आपके वक़्त का या हमारे वक़्त का जो अलीगढ़ था, वो अब नए बच्चों को बताने की ज़रूरत है। हम्म। उनको हमें बताना पड़ेगा कि राइडिंग क्लब क्या है, उनको बताना पड़ेगा कि ट्रेडिशंस क्या हैं, उनको बताना पड़ेगा कि सर सैयद साहब का क्या काम है, सर सैयद अकेडमी क्या है, ये सब सारी चीज़ें। तो अगर हम बताएँगे नहीं, तो वो जहाँ पे आ रहा है वो साल, 2 साल, 4 साल रहेगा, जो चीज़ देखेगा वो लेके चला जाएगा। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से मैंने इस काम को जो है फिर बाकायदा शुरू किया। तो आतिफ, आप ये बड़ी वेरी वेल रिसर्च्ड किताब है। इसमें वही लौट फिर के मेरे जहन में वही वाली बात आ रही है कि इमादुल मुल्क या मोहसिनुल मुल्क के बारे में या यूनिवर्सिटी की इमारतों के बारे में जानने में, इसलिए कि हम भी अपनी जनरेशन में भी हमने देखा था कि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी का तराना भी बहुत कम लोगों को याद होता है, इसलिए कि वो उसकी जो उर्दू है, तो उसको यानी आप कैसे, यानी ये एक तो तरीका ये हुआ किताब छाप करके और आपने इसकी मार्केटिंग कर दी, और जिसकी मर्जी आए वो ले और जिसकी मर्जी ना हो वो ना ले। तो इसमें मतलब कैसे इंस्पायर आप कर सकते हैं लोगों को कि वो अलीगढ़ की तारीख या अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में वो जाने। जो लोग अलीगढ़ में रहते हैं वो लोग अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में नहीं जानते। जी, एक बड़ी देखिए सुपरफिशियल सी अक्सर हम ढाबों पे बैठे और बड़ी सुपरफिशियल सी एक गुफ्तगू होती थी, बहस मुबाहिसे होते थे, लेकिन जो सब्सटेंस उसका है, जो जुज है, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता नहीं है। जी, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने जो लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया अलीगढ़ मूवमेंट, मैं भी हमेशा इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ। अनफॉर्च्युनेटली लोगों को नहीं पता है, बात बिल्कुल सच है, मतलब 16 आने सच है कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या है लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि अलीगढ़ मूवमेंट इज़ जस्ट ओनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम इज़ जस्ट, यू कैन से, 5 टू 10% ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में बुनियादी 3 चीज़ें हैं जो सर सैयद साहब ने करी हैं, और उनके देखिए उस शख्स का सबसे बड़ा कमाल क्या है कि उन्होंने जो चीज़ कही, उसको लिखा और उसको करके दिखाया। और अलीगढ़ मूवमेंट, जैसे मैंने कहा, 3 बुनियादी चीज़ें, एक उसमें एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट है, सोशल रिफॉर्मेशन है, और रिलीजियस अवेकनिंग है। ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों को जब आप मिलाते हैं, तब अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो मुकम्मल होता है। अब हमें लगता है कि नहीं, खाली अगर हम स्कूल खोल दें, यूनिवर्सिटी खोल दें, ज़ाहिर है वो ज़रूरी है।
वो हो सकता है सरे फहरिस्त हो, लेकिन उसके साथ में और भी चीजें हैं जो हमने आपने वहां से सीखी हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि तालीम के साथ जो है वो तरबियत है, क्योंकि जब आप किसी माशरे में रह रहे हैं तो आप सोशल रिफॉर्मेशन की आपको बात करनी पड़ेगी, आपको रिलीजियस अवेकनिंग की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सब तार हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए। तो जो पहली चीज जो आपके सवाल का एक जवाब है कि ये अलीगढ़ मूवमेंट को मैंने हाईलाइट किया है, ना कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, पहली बात। दूसरी बात जो पीछे से भी बात हो रही थी कि लोगों को जब पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने पास्ट की भी बात की है, पूरा अलीगढ़ मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन सी इमारतें हैं वहाँ का, हॉस्टल्स क्या हैं, मतलब अलीगढ़। और मैं एक चीज और बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपने पहले जो सवाल किया उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। जब मैंने इसको शुरू किया तो सेंटिनरी थी, तो मैंने 100 चैप्टर्स इसमें लिए हैं, ये मैंने शुरू से जहन में लिया। अब 100 चैप्टर्स कौन होंगे इसकी लिस्ट बनाई, बहुत बार वो लिस्ट ऊपर नीचे होती रही। फिर क्योंकि एमबीए किया है तो थोड़ा वो दिमाग भी लगाया, और इसमें मैंने सारे वो कीवर्ड्स लिए जो हम अली कहीं ना कहीं जो है हम अपनी बोलचाल में जिंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे कीवर्ड्स और सारी चीजें जो हैं इसमें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। आप कुछ भी चीज अगर सोचेंगे, मैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो वो सब सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसमें पास्ट मिलेगा आपको, इसमें प्रेजेंट मिलेगा, और हर चैप्टर के लास्ट में एक वे फॉरवर्ड है, फूड फॉर थॉट है, और लास्ट में कंक्लूजन्स भी हैं। तो आपको एक वे फॉरवर्ड भी मिलेगा, हमने क्या गलतियां कर दी हैं उसके बारे में भी इशारे मिलेंगे, और उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं इस पे भी बात है उसमें। जी आतिफ, आपने जो अलीगढ़ मूवमेंट के मुताल्लिक तीन बुनियादी जो चीज़ें कही हैं, उसमें मैं तीसरी चीज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। ये जो रिलीजियस अवेकनिंग वाली आपने बात की है, तो आपको क्या आपका नज़रिया क्या है? क्या इस पहलू के ऊपर अलीगढ़ मूवमेंट कामयाब हो पाया है? अलीगढ़ ने वो स्कॉलरशिप दी है पिछले 100 सालों में जिसका कॉन्सेप्ट सर सैयद के निगाह में था कि हम लोग अपने जो दीनी हमारे जो फराइज हैं एज एकेडमिक्स वो पूरे कर पाए हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपने जिसको कहते हैं बहुत बारीक सवाल पूछा है। और देखिए, जो दीनी एतबार है, मैं उसी का आपको एक वैसा एग्जांपल देता हूँ, छोटा एग्जांपल देता हूँ और एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब हम लखनऊ से आए, पुराने लखनऊ में रहते थे, अब नए लखनऊ में, जब वहां गए, एक रमजान का जब वक्त आता है तो हमने देखा अफ्तार में सायरन बजता है। अब ये मेरे लिए ये बहुत नई चीज थी, क्योंकि जब से मेरी याददाश्त थी मुख्तलिफ शहरों में गए, हमेशा एक कॉन्सेप्ट था कि अफ्तार का वक्त है, रोजा खोलना है तो अजान होगी। लेकिन अलीगढ़ में देखा कि एक सायरन बज रहा है, और उसके आराम से 10-12 मिनट बाद जो है वो अजान होती, कोई जल्दबाजी नहीं है। और लखनऊ या कोई भी शहर में आप देखिए कि जब वो अजान होती तो बहुत जल्दबाजी होती, बस आप खजूर खाइए और भागिए। तो वहां ये समझ में आया कि नहीं, रोजा खोलने के लिए वक्त का जो है वो कैद है, और सायरन बच सकता है। मतलब इस्लाम जो है इज अ वेरी फ्लेक्सिबल रिलीजन, आज सारी दुनिया इसको मानती है। और कहीं ना कहीं हमने यही गलती कर दी कि हमने बहुत रिजिडिटी पे हम चले गए। जो दिक्कतें आई, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ। तो अलीगढ़ ने ये सिखाया, ये मैंने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। सर सैयद साहब के वक्त में, बहुत लंबी गुफ्तगू, इसमें मैंने एक चैप्टर भी कवर किया है, खुतबात अहमदिया उनकी एक किताब थी। मैं उसका बस छोटा सा एक 4-5 मिनट में उसके हवाला देता हूँ और आपको बताता हूँ। वो इनके वक्त में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर विलियम म्योर। उनकी एक किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, महमद है एक्चुअली, MAHOMET। और वो बड़ी जिसको कहना चाहिए बेतुकी किताब थी, रसूलुल्लाह के खिलाफ थी। और सर सैयद को वो बहुत नागवार गुजरी थी। इस वक्त उनकी पोस्टिंग गाजीपुर में थी। और आपको सुन के हैरत होगी कि सर सैयद साहब की ये चीज़ सामने नहीं आती है, उन्होंने बाकायदा हिब्रू जबान सीखी है गाजीपुर में जब वो थे। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है चिरैया कूट, आज भी है। वहाँ ये जाते थे बाकायदा, वीकेंड को इन्होंने हिब्रू जबान सीखी, फिर वो सिलसिला चलता रहा। मैं थोड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जब सैयद महमूद को स्कॉलरशिप मिलती है लंदन जाने की, तो सर सैयद साहब ने भी अपनी अर्जी दी छुट्टी की, और उसके साथ में फिर ये लंदन चले गए। अब सारी दुनिया में क्या मशहूर है, हम लोग अलीग्स भी कहते हैं, लिखते हैं कि सर सैयद साहब जो थे वो लंदन इसलिए गए थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को स्टडी करने। ये बात आधी सही आधी गलत है। वो बुनियादी तौर पे उस किताब का जवाब लिखने गए थे। अब मैं, मुजीब भाई, मेरा ये सवाल है कि कितने लोगों को ये बात मालूम है कि एक शख्स, एक इतना बड़ा आशिक रसूल है कि वो उस किताब का जवाब लिखने लंदन गए,
अच्छा, सर सैयद साहब का अंग्रेजी में मामला इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन सैयद महमूद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। और वो आप कह सकते हैं कि उनके राइट हैंड थे। वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी और तमाम किताबों का उन्होंने मुताला किया, मुख्तलिफ जबानों का, और उस किताब का वहाँ पे जवाब लिखा। 12 चैप्टर्स हैं उसके, खुतबात अहमदिया उसका नाम है, और एक चैप्टर का सैयद महमूद ने वहीं पे अंग्रेजी में तर्जुमा किया, और फिर बाद में ये किताब अलीगढ़ आके छपती है। अब जो चीज मैं देखिए कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जो सबसे अहम इसकी कड़ी है, कि इनके पास पैसा कभी नहीं था। जब वहां गए तो घर को गिरवी रख के गए। अब आप सोचिए कि ये आशिक रसूल हैं, घर को गिरवी रख के गए, और उनके खत हैं बाकायदा। मैं उन खत को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से शायद वक्त ज्यादा लग जाएगा। और जब लौटने का वक्त आया तो उसके बाद भी पैसा नहीं था। मोहसिन मुल्क साहब को एक खत लिखते हैं कि मुझे किसी भी तरह से 1,000 रुपए का इंतजाम करके दे दो, और चाहे तो मेरे घर का सामान बेच दो, जो कुछ भी कर दो, और ये पैसा मुझे भेजो तो मैं वापस आऊँ। खैर बहरहाल ये वापस आए। तो और फिर वो किताब बहुत मकबूल हुई, ये सब सारी चीजें। तो इस तरह से सर सैयद साहब की खुद बहुत सारी किताबें हैं, कुरान की तफसीर है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने उन चीजों को छोड़ दिया, हमने उनको पढ़ा नहीं, उनका मुताला नहीं किया, उनका ट्रांसलेशन नहीं की, उनको लाइब्रेरी के रेयर सेक्शन में ले जाके रख दिया। तो ये एक, जिसको आपने जो चीज कही कि अलीगढ़ मूवमेंट ने खुद ही उन चीजों को धीरे 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 जो है वो छोड़ दिया। उसकी वजह क्या होती है कि अब हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टी है, उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। तो जब आपको वो चीज़ पता ही नहीं है तो उसके आगे जाके हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। तो ये एक तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। तो मैंने आपको सिर्फ जवाब देने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो आपका बुनियादी सवाल था, मैं उस सवाल पे वापस आता हूँ। तो जाहिर है, क्योंकि उस वक्त का जो आपकी 20वीं सदी थी, उसमें तमाम इस तरह की चीजें, देवबंद आ चुका था, बाद में बरेली आया, और आपस में फिरके भी धीरे धीरे आने लग गए। लेकिन जामा मस्जिद दुनिया के लिए एक मिसाल है जिस वक्त ये बनना शुरू हुई। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, कि जब इसका जो नक्शा बन के आया था वो थॉमसो कॉलेज से आया था, जिसको हम रुड़की कहते हैं आज। वहाँ पे थॉमसो कॉलेज था, वहां से नक्शा आया, और उस नक्शे में 2 मस्जिदें थी। अभी जो आप जामा मस्जिद देखते हैं, इसके अपोजिट भी एक मस्जिद थी। सर सैयद साहब का विजन देखिए, उन्होंने उस मस्जिद को वहां पे काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें मस्जिद बनेगी तो शिया सुन्नी की अलग मस्जिद नहीं बनेगी, एक मस्जिद बनेगी। अब हमें ये तो दिखता है कि वो एक मस्जिद है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड, जो दूसरी मस्जिद नक्शे में कटी थी, इसका जिक्र नहीं होता है। तो और आज भी आप देखिए कि ये मस्जिद हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में एक नजीर है कि जहाँ पे इस तरह से दोनों फिरके के लोग जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान में मुझे जी दूसरी जी मस्जिद जी बता दीजिए जी। जिसमें बाकायदा 5 वक्त की नमाज और ईद और बकरीद की नमाज होती हो। तो ये चीज, ये सिलसिला इस तरह से आगे चला है। लेकिन गलती क्या हुई, मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूँ कि जो गलती हुई, ये चीजें उस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं हुई है, इनको उस तरह से लिखा नहीं गया। जब आपने लिखा नहीं तो वो चीजें आगे गई नहीं। और मैं आपको एक और, बहुत मुझे एक चीज याद आ गई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सैयद महमूद साहब जो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी होते हैं, यंगेस्ट जज हैं, जी उनके बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। अब देखिए, ये अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पैक्ट है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आपके सवाल का बहुत तफसीली जानबूझ के जवाब दे रहा हूँ। उनके वक्त में एक मुकदमा आता है एक मस्जिद का, जिसमें कि फिरकों की आपस की जो लड़ाई होती है वो मुकदमा आता है। और उनका लैंडमार्क जजमेंट ये था कि जो मस्जिद है वो खुदा का घर है, वो किसी फिरके से आप उसको अटैच नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और ये बाद में जजमेंट बहुत यूज हुआ। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि 2021 में क्या वो जजमेंट है हमारे पास? या जब मस्जिदों में या इस तरह के फिरकों में आपस में हम लड़ते हैं, तमाम इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो क्या ये चीजें सामने लाई जाती हैं? नहीं लाई जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सबसे पहले तो हमें वो पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो लिखा जरूर है किसी किताब में, 50-100 साल किसी ना किसी ने लिखा जरूर है। वो लाइब्रेरी में होगी, तहजीबुल अखलाक में होगी, गेजेट में होगी, कहीं पे होगी। लेकिन हमारे तक अब वो कैसे पहुंचेंगी? तो बात जहां से शुरू हुई थी कि हमें उन किताबों को फिर से लाना पड़ेगा, उनका तर्जुमा करना पड़ेगा, उनके ट्रांसलेशंस करने पड़ेंगे, उनको फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से छपना पड़ेगा, फिर से मुताला करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हम नई जनरेशन को दे पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज वो नई जनरेशन को कभी पता चलेगा ही नहीं कि अलीगढ़ मूवमेंट क्या है। उसको तो लगेगा बस एक स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, अलीगढ़ मूवमेंट यही है। तो वो बिल्कुल, जो आपका सवाल था वो बिल्कुल रेलिवेंट है, आज भी उतना ही रेलिवेंट है, और इंशाल्लाह हमेशा रेलिवेंट रहेगा। बस हाँ, ये है कि उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है।
नहीं आतिफ, मेरा असल में सवाल आपने बहुत तफसीली उसका जवाब दिया। डेफिनेटली इट इज, ये जो तीसरा पहलू था ये कहीं खो गया। और मेरा भी नजरिया ये है कि जो स्कॉलरशिप देनी थी, दीनी स्कॉलरशिप जो देनी थी हमको, न सिर्फ हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो हमें देनी थी, वो शायद हम नहीं दे पाए। और रही बात सर सैयद साहब के जो मजहबी अकायद थे उनको यानी सरफेस ना करने की। आतिफ, आई थिंक वी विल हैव टू पॉज अ लिटिल व्हाइल, अजान हो रही है, जस्ट 2 मिनट्स अच्छा जी पॉज, जी हम पॉज करते हैं। जी 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 जी। तो मैं आतिफ ये पूछ रहा था आपसे कि अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, कि जो इसका जो तीसरा पहलू है उसमें मेरा जाती नज़रिया ये है कि जो स्कॉलरशिप है, रिलीजियस स्कॉलरशिप, उसमें शायद हम उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाए हैं पिछले बहुत से वर्षों में, जिसकी शायद कल्पना की होगी, या उसके लिए उन्होंने उनका यानी उनका अजम्पशन रहा होगा सर सैयद साहब का। और शायद ये भी हो सकती है वजह इसको डिसकंटिन्यू करने की, जो उनके मुतालिक उनके जो रिलीजियस थॉट्स थे तो वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे हमेशा से। तफसीर के बारे में उनके काफ़ी लोगों के जो है मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपका अगला प्रोजेक्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं? यू वांट टू सरफेस द रिलीजियस थॉट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान? देखिए, आपके दो सवाल हैं, पहले वाले सवाल का छोटा सा जवाब देते हैं। देखिए, स्कॉलर्स यहाँ पे रहे और हमारे साथ एक बड़ी मुश्किल ये आई कि अगर जब से एमएओ कॉलेज शुरू हुआ, हमारी बुनियादी ज़बानें जो थी वो फ़ारसी थी, अरबी थी, फिर वो उर्दू आई। अब आज की डेट में उर्दू का जो हाल है वो आप जान रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा बहुत लिटरेचर जो है वो फ़ारसी में है, अरबी में है और उर्दू में तो खैर माशाल्लाह भरा हुआ है। और अब जो जनरेशन हमारी है उसको उर्दू आ नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो हो सकता है किसी स्कॉलर ने, किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने कोई किताब लिखी, कोई रिसर्च पेपर है, लेकिन वो हम तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। और अब तो डिजिटल ज़माना भी है, लेकिन तब भी हम कैसे पता करेंगे कि उन्होंने कुरान पे, हदीस पे या किसी भी चीज़ पे कोई मुताला किया है? तो ये एक पहली वजह है। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को डिजिटलाइज़ करें, ऑनलाइन डालें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो एक तो ये वजह है। दूसरी चीज़, जो आपका दूसरा सवाल था, जो सर सैयद साहब के मज़हबी अकायद थे, देखिए मेरा मानना ये है कि नॉट बिकॉज़ कि हम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम यहाँ बैठे हैं, अलीगढ़ का एक प्लेटफ़ॉर्म है। हम सब इस बात पे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि वो शख्स एक बहुत बड़ा जीनियस, इंटेलेक्चुअल, विज़नरी सब कुछ था। तो मेरा मुजीब भाई एक बहुत छोटा-सा सवाल है, मतलब आपसे या किसी से भी जो लोग इस वीडियो को आज आगे भी सुनेंगे, कि बड़े उन पे इल्ज़ामात। मेरा मानना ये है या मेरा एक सवाल है कि एक शख्स जो इतना बड़ा जीनियस और इंटेलेक्चुअल है, वो इतनी बुनियादी गलती कैसे कर सकता है? ये मेरा एक सवाल है, बहुत छोटा-सा सवाल है। मतलब इसके बहुत लंबा, मतलब हम तो कहेंगे कि इस पे कभी वन टू वन अलग से एक हम वीडियो बना सकते हैं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, क्या हुआ, पूरा पस-मंज़र आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या, जब देखिए इन्होंने कॉलेज ये लाए, तो लोग कहते हैं ज़ाहिर है इसकी तफ़सीर और उसकी वजह से भी फ़तवे हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़तवे किन चीज़ों की वजह से हैं? तालीम को लेके हैं। एक फ़तवा कि भई मेज़ कुर्सी पे बच्चे, क्योंकि सर सैयद साहब का विज़न था कि हमारे यहाँ का तालिब इल्म मेज़ कुर्सी पे बैठ के खाना खाएगा। अब इसके खिलाफ भी फ़तवा है कि साहब अलीगढ़ में गैर इस्लामी तरीके से मेज़ कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जाता है। तो ये एक माहौल जो था ये बनना शुरू हो गया, जिसको आप कहते हैं ना एक प्रोपेगेंडा बनना शुरू हो गया। तो जो भी चीज़ थी उनकी, हर चीज़ में कमी निकालनी शुरू हो गई। अब ज़ाहिर है उनकी जो शुरू की किताबें हैं वो हिस्ट्री की ज़्यादा हैं, आसार-उस-सनादीद, असबाब बगावत-ए-हिंद और दिल्ली के तमाम उन्होंने जो काम किया, फिर धीरे-धीरे और किताबें बढ़ती चली गईं, दीनी किताबें आई उनकी। तो हुआ क्या, जो भी चीज़ आई उसको हमारे उलमाओं ने सीधे रद्द किया, नहीं, नहीं ये बेकार है, इसमें ये कमी है, इसको हटाओ, इसमें ये कमियाँ हैं। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो हमारे स्कॉलर्स थे उनकी कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी थी कि वो उन चीज़ों को रिसर्च करते, उनका तर्जुमा करते। कितनी आज भी सर सैयद साहब की किताबें हैं जो लाइब्रेरीज़ में रखी हैं, उनका बुनियादी तर्जुमा नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल ये है आपसे या किसी से भी, कि अगर आप कहते हो कि सर सैयद साहब के ये मज़हबी अकायद थे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपने उनकी वो किताब पढ़ी है?
आप बताइए मुझे भाई, मैं आपसे अगर सीधे एक सीधे सवाल पूछूं कि आपने किताब पढ़ी है, नहीं नहीं आप नहीं, जाहिर आप बिल्कुल जवाब नहीं। देंगे, जी। आप 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 जवाब देंगे आपने नहीं पढ़ी। तो मेरा सवाल ये कि फिर आपने अपना ये विजन, आपने ये स्टेटमेंट कैसे स्टैब्लिश कर दिया? वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी या टर्शरी सोर्स से किया। तो इस पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो लिखा वो फरिश्ता थे, जाहिर है बहुत बड़े स्कॉलर थे, जीनियस थे, इंटेलेक्चुअल इंसान है, गलती भी हो सकती है, मैं इसको भी मानता हूँ। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अब ट्रू। जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, जो विलियम मेयर साहब को उन्होंने किताब का जवाब दिया, खुद बातें अहमदिया, ये इतनी अहम किताब है मुझे भाई, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर रसूलुल्लाह तक आ रही है। और मैं आपको मुझे खत का एक मफहूम याद आया, मैं आपको बताता हूँ। सर सैयद साहब ने मोहसिनुल मुल्क को एक खत लिखा, और उसके जो अल्फाज हैं, मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन आपको मफहूम बता रहा हूँ। और उसमें लिखते हैं कि विलियम मेयर साहब ने जो किताब लिखी है, इसको पढ़ के मेरा दिल जो है वो कबाब हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, इसका कैसे जवाब दूं। लेकिन मैंने पूरा मन बना लिया है कि मैं इसका जवाब दूंगा, किताब लिखूंगा। और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फकीर हो जाऊं बला से, लेकिन आखिरत के दिन जब लोगों को उठाया जाएगा, तो मुझे ये कह के उठाया जाएगा कि उस अहमद को बुलाओ जिसने अपने दादा मोहम्मद की पैरवी में वो किताब लिखी। ये खत है, डॉक्यूमेंटेड खत मैं बता रहा हूँ, ये किसी की तहरीर नहीं है, सर सैयद का मोहसिनुल मुल्क के नाम खत है। तो अब आप ये बताइए कि जिस शख्स की ये अकायद है, ये अकीदा है, ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, तो आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब सोचने की बात है, क्या वो शख्स इतनी बड़ी गलतियां कर सकता है? और एक चीज मैं याद, मतलब बहुत लंबा ये टॉपिक हो सकता है। एक बार अशरफ अली थानवी साहब के पास ये मसला आया, और उनसे कहा गया कि आप अलीगढ़ कॉलेज के खिलाफ फतवा दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत रीजंस है, उन्होंने मना कर दिया। और उनकी एक पॉइंट ये था कि ये अलीगढ़ कॉलेज में, एमएओ कॉलेज जाहिर है सर सैयद के वक्त में, उस वक्त मेलाद का एहतमाम होता था, और सर सैयद साहब खुद उस मेलाद में शुरू से आखिर वक्त तक रहते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स का इतना अकीदा है रसूलुल्लाह को लेके, वो बुनियादी गलती कैसे कर सकता है? तो अशरफ अली थानवी साहब ने मना कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि ये एक वो शख्स जो कि अशरफ अली थानवी साहब अलीगढ़ से तो नहीं जुड़े थे, मतलब स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम हमको करना चाहिए था, लेकिन हमने उस काम को छोड़ दिया। तो अब जाहिर है हमें जो सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उसी पे बिलीव करने लग गए। तो ये इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। और इससे तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकल के आएंगी, और बड़ा मुश्किल काम भी, आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मुताले की जरूरत है, बहुत किताबों को पढ़ना और बहुत स्टडी करना, एनालिसिस करना। तो लेकिन हमें लगता है कि इसकी बहुत अहम जरूरत है। बिल्कुल 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 सही आपने कहा, इसलिए कि हमारे बहुत सारे आइम्मा जिनको बतौर रेफरेंस दीनियात में इस्तेमाल किया जाता है, तो तजाद तो उनके ख्यालात में भी रहा। बहुत ही जी इस्टेब्लिश्ड जो स्कॉलर्स थे, इस्लामिक स्कॉलर्स, तो उन्होंने तो अगर कहीं के ऊपर कुछ इख्तलाफ है भी, तो एज एन इंडिविजुअल उनका ओपिनियन है बहुत ज़रूरी। लेकिन आप बहरहाल जिस उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, इसलिए कि ये एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी का ये क्लैरिफाई होना ज़रूरी है। वही सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, और हमने अक्सर इस बारे में जब भी कभी बात हुई है, तो उसमें लोगों ने किनारा कशी करने की कोशिश करी है। तो शायद वजह उसकी यही रही हो कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उसकी। तो अगर बहुत आप जबरदस्त। इजाजत दें तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि किस तरह से चीजें डाइल्यूट होती हैं। जी अगर वक्त हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि बहुत लंबा ये गुफ्तगू हो सकती है। जी। मैं जब स्टडी कर रहा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सर सैयद साहब ने तो मेराज को खारिज कर दिया। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपने सर सैयद साहब की कोई तहरीर पढ़ी है जिसमें उन्होंने ये लिखा हो कि हमने मेराज को खारिज कर दिया? तो उनका नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है। देखिए यही जवाब आता है कि मैंने सुना है। सही तो सही हमने सही। कहा जब आपने पढ़ा नहीं है, तो आपने ये कैसे कह दिया कि उन्होंने मेराज को खारिज कर दिया? फिर मैंने उनको बताया, हमने कहा उन्होंने मेराज को खारिज नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि मेराज जो है वो रूहानी वाक़या था, जिस्मानी नहीं था। अब ये बहुत बारीक फर्क है, और अगर आप इसको तहकीक करेंगे, मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को भी सुनेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, मतलब चाहे वो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी हो जैसे गामदी साहब हो, और तमाम मिडल ईस्ट के स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स में इत्तेफाक नहीं है
कंसेंसस नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो एक रूहानी वाकया था, कुछ कहते हैं कि जिस्मानी था। मतलब मेराज से कोई इनकार नहीं कर रहा है, और अगर रूहानी है तो उसकी अजमत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचिए कि कोई शख्स यहाँ मौजूद है और उसकी रूह जो है वो 7वें आसमान तक जा रही है, ये भी बहुत अजमत की बात है। तो सर से ये बहरहाल सामने आतिफ, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उसके बारे हाँ, में, वही मैंने कहा इसलिए सब्जेक्ट कि नहीं, लेकिन ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि हाँ इस तरह से लोगों ने उसको क्या लिख दिया फाइनली, कि उन्होंने मेराज को खारिज कर दिया। तो इस ठीक, तरह से चीजें जो है, ये बुनियादी बात ये है कि जो जी बुनिया इस मैं चीज। आपको जो हाँ बताना चाह रहा था, मैं इसको हाँ पॉइंट को नहीं डिस्कस कर रहा था, मैं बताना जी ये चाह रहा था कि जी ये बुनियादी है। और बहुत सारे आज के भी स्कॉलर्स वो कहते हैं कि रूहानी है, आज के भी पहले भी। ठीक है। तो वो ये है। भाई देखिए देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो कंपाइलेशन ऑफ हदीस है उसको भी खारिज करते हैं। सो दैट इज नॉट आवर फील्ड। जी जी तो वो जी। उसमें लेट अस नॉट वेंचर इनटू इट। तो ये आतिफ, आप ये बताइए कि आप खुद शायरी करते हैं? आपको वर्ड्सवर्थ का खिताब मिला हुआ था यूनिवर्सिटी में? नहीं मुजीब भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आज तक एक मिसरा नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा। और उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने मुझसे कहा भी। उसकी वजह ये है कि एक आध बार ऐसी टूटी फूटी कोशिश करी, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई अहले सुखन नहीं हूँ। और लेकिन होता क्या है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं या कोई थॉट आता है या कुछ दो चार अल्फाज कुछ भी लफ्ज आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो तार जाके किसी और शेर से, पुराने इधर उधर से, गालिब से, मीर से, मजाज से, फैज से जाके जो है वो जुड़ जाते हैं। तो हमने एक आध बार ऐसी कोशिश करी, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो हमने उस अच्छा। प्रोजेक्ट को कभी नहीं किया, और आज तक मतलब हमने एक मिसरा भी जो है वो लिखा नहीं है। लेकिन बस ये कि उस वक्त से सिंस 92 हमने पढ़ना शुरू किया और मुस्तकिल पढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं तो 100, 150, 200 मेरे पास दीवान है, मतलब अल्लामा से लेके और टिल रिसेंट तक। दूसरी चीज हमने, जो कोई कैटेगरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ए कैटेगरी के शायर हैं, हम ए से बी पे आज तक नहीं है। हम फेसबुक पे कोई ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग गलत सलत बहुत उल्टा सीधा जो है वो डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरी में चला जाता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वो जो किताबें हैं, किताबों से ही उसको जो है वो पढ़ा जाए। ये तो वो सही बात है। प्राइमरी सोर्स जो मैंने बताया ना, एमबीए किया हुआ है, तो मैं हमेशा उस प्राइमरी सोर्स पे रिलाई करता हूँ। बहुत सेकेंडरी और सारे टर्शियरी। बहुत सारे ट्रकों के पीछे लिखे हुए अशार गालिब से जो है वो जी 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 जी। गालिब के नाम से चल रहे हैं। अल्लामा पे चले। आप देखिए, अल्लामा इकबाल पे कितने सारे जो है वो कुछ होता है, जहाँ रिलीजियस थॉट होता है उसको अल्लामा इकबाल से जोड़ दिया जाता है। जी जी जी। अब तो ये सब। वो जो एक टर्म इजाद हुआ है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो जी 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 उसके उसके अपने फवायद और उसके नुकसानात जो हैं वो सब सामने आ जी रहे हैं। तो आतिफ, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया। बहुत ही एक गहरी और दिलचस्प गुफ्तगू रही। और इंशाल्लाह किसी और मौजू के ऊपर, या आपने मुझे एक मुझे एक वो दे दिया है, लीड दे दी है, तो मैं इस पे काम करके और फिर इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। हालांकि उसमें खदशा ये है कि वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये ज़रूरी है, इसलिए कि जो चीज़ें, गलत चीज़ें जो सर सैयद के साथ मुंसलिक की गई हैं, उनका क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई ये रिस्क लेकर के सामने आए और उन चीज़ों को क्लैरिफाई करे। तो ऑल द वेरी बेस्ट आतिफ फॉर योर नेक्स्ट। वक्त और लेंगे। देखिए क्या है कि मुझे भाई रिस्क भी नहीं है, थोड़ी सी तहकीक की जरूरत है, और आपको अपना जहन बहुत खोलने की जरूरत है। क्योंकि हम जब कोई चीज लिख रहे हैं तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, और ना ही किसी को फरिश्ता बना रहे हैं। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज थी क्या, उसको, जैसे मैंने मेराज का एक एग्जाम्पल दिया, तो हम बिल्कुल इस दलील में नहीं जा रहे हैं कि वो रूहानी था कि जिस्मानी था, और जाहिर है हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, हम तो पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मशहूर है कि उन्होंने मेराज को खारिज कर दिया, खारिज नहीं किया। आप समझे, जो बारीक हाँ पॉइंट है हाँ, नहीं वो वो है। दलील बस के साथ बस और बस डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप पेश करेंगे तो मेरे ख्याल से उसको बस एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों जी, को। नहीं होनी चाहिए। तो जी इसीलिए जी अगर आप किसी भी बड़े से बड़े स्कॉलर को देख लीजिए, तो उसमें तमाम जगह ऐसा हो सकता है कि आप गलतियां और वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम कोई गलती निकालना, कोई निगेटिविटी कुछ भी नहीं है। हमारा जी। मकसद जो है वो एक पॉजिटिव काम करना है। और जाहिर है इस तरह के जो इल्जामात हैं, इल्जामात पे भी ये है कि वो चीज़ें हमारे जो तालिब इल्म है, जो अलीगढ़ मूवमेंट है, जो लोग जुड़े हैं, उनको वो चीज़ पता होनी चाहिए। मकसद ये है
क्योंकि अगर आपको वो चीज पता होगी तभी उसका नेक्स्ट लेवल हम आगे जो है वो ले जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज बुनियादी पता ही नहीं है तो जाहिर है फिर वो काम जो है वो नहीं हो सकता। नहीं, ये बहुत 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 ही यही बस यानी काबिल एहतराम और काबिल तारीफ आपका जो एक जिसे कहना चाहिए कि आपकी कोशिश है। तो आई विश यू लक, और इंशाल्लाह ताला दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए इसके मुताल्लिक। बहुत बहुत और इंशाल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होती है और 1-to-1 भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू इंशाल्लाह। आतिफ, बहुत थैंक यू बहुत एंड टेक केयर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।